मेरा नाम शालू है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। घर में सारे भाई बहन से छोटी होने की वजह से मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम 3 बहनें और 2 भाई थे। मेरी सबसे बड़ी दीदी की शादी हो चुकी थी और दोनों भाइयों की भी शादी हो चुकी थी। दोनों ही अपनी पत्नियों के साथ अपनी जिंदगियों में काफी खुश थे। मेरे साथ वाली बहन का नाम वंदना था। हम दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी छोटी बहन वंदना गायब हो गई। घर वाले उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान थे और फिर हार मानकर सारे घर वाले एक तरफ को बैठ गए थे और उसे तलाश करना भी बंद कर दिया था। अब घर में मैं ही बची थी। मेरे सारे भाई बहन की शादी हो चुकी थी। अब मेरे माता पिता की नजर मुझ पर थी। मेरे पेरेंट्स मेरी हर डिमांड्स को समय से पहले ही पूरी किया करते थे। मेरे मम्मी पापा को मेरी बहन की बहुत याद आती थी। मेरी बहन जब से इस घर से गई थी, मेरे माता पिता मुझसे और भी ज्यादा प्यार करने लगे थे। मुझे अपनी बहन के जाने का बहुत अफसोस था, मगर एक तरफ से खुशी भी थी कि मैं अपने माता पिता की नज़र में सबसे लाडली बन गई हूँ, क्योंकि मेरी बहन वंदना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़की थी, हर काम में सबसे आगे थी। इस वजह से मेरे पेरेंट्स और सारे भाई बहन उससे ज़्यादा प्यार किया करते थे। पर जब से वो गायब हुई थी, मेरे सारे भाई बहन और मम्मी पापा का सारा ध्यान मुझ पर आ गया था। जैसे ही मेरा इंटर कंप्लीट हुआ तो मेरी मम्मी को मेरी शादी की फिक्र हो गई थी, जबकि मैं अभी 19 साल की थी। मेरी मम्मी ने मेरे रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए थे। जब कोई मुझे देखने आता तो मैं अपनी मम्मी से यही कहती कि मुझे अभी आगे और पढ़ना है, मुझे शादी नहीं करनी थी। मगर मेरी मम्मी का यही कहना था कि अभी हम तुम्हारा रिश्ता फिक्स कर देते हैं, अभी शादी में 1 साल का समय लग जाएगा, हम तुम्हारी शादी इतनी जल्दबाजी में नहीं करेंगे, तुम बेफिक्र रहो। मेरे मना करने पर पापा मम्मी से कहा करते थे कि अभी बेटी की मर्जी नहीं है तो उसकी शादी मत करो, जब उसकी मर्जी होगी तब शादी कर देना। मेरे पापा को भी मम्मी यही कहती थी कि अभी शादी नहीं करूंगी, बस रिश्ता फिक्स कर दूंगी, और अच्छा रिश्ता मिलने में भी तो अभी समय लगता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। काश आज मेरी बेटी वंदना भी होती तो मैं इन दोनों बहनों की शादी साथ में कर देती। मम्मी बात बात पर वंदना को याद कर लिया करती थी और उनकी आंखें आंसुओं से भीग जाती थी। मम्मी का कहना था कि लड़कियों को ज्यादा समय तक घर पर नहीं बैठाया जा सकता, उनके बड़े होने के बाद जल्द ही उन्हें अपने घरों का कर देना चाहिए। फिर मेरी दीदी और मेरे भाइयों का भी यही कहना था कि हमारी बहन जवान है और खूबसूरत है, ये कहीं भी जाती है तो लोग इसके रिश्ते के लिए टोकते हैं, और इस समय काफी सारे अच्छे रिश्ते इसके लिए आ रहे हैं, इसलिए आपको इसकी जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। दरअसल मेरी बहन वंदना मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी। जब से वो गायब हुई थी तभी से लोगों का ध्यान मुझ पर जाने लगा था, क्योंकि जब हम दोनों बहनें साथ खड़े होते थे तो लोग कहते थे कि छोटी बहन से ज्यादा खूबसूरत तो बड़ी बहन है। मुझे ये बात बहुत बुरी लगती थी, पर मैं इस बात को बर्दाश्त किया करती थी, क्योंकि वंदना थी तो मेरी सगी बहन ही। फाइनली मेरा रिश्ता तय हो गया था, क्योंकि कुछ दिनों बाद लड़के वाले मुझे देखने के लिए आए थे। मुझे देखने के लिए लड़के की माँ, बहन और खुद लड़का भी आया था। मैं उनसे मिलने के लिए जैसे ही गेस्ट रूम में गई, लड़के की माँ मुझे देखकर बहुत मुस्कुराई थी। मेरी नज़र जैसे ही लड़के पर गई तो वो भी मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने जल्दी से नज़र नीची कर ली थी। वो लड़का देखने में बहुत स्मार्ट और अच्छी पर्सनैलिटी का था। लड़के की माँ और बहन को मैं बहुत पसंद आ गई थी। थोड़ी देर उन लोगों से बातचीत करने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी। जब ये मेहमान चले गए तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि उन लोगों को मैं बहुत पसंद आई हूँ और हमें भी लड़का पसंद आया है, इसलिए दोनों फैमिली ने तय किया है कि रिश्ते को फिक्स कर देना चाहिए। मेरी फैमिली को भी लड़का और उसकी फैमिली बहुत पसंद आई थी। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद मेरी पूरी फैमिली भी लड़के के घर जाकर उसके घर और उसके परिवार के बारे में देखभाल करके आ गए थे। उनको सारी बातें अच्छी लगी थी। इस तरह से मेरा रिश्ता यहाँ विनोद नाम के लड़के के साथ तय हो गया था। लेकिन रिश्ता फिक्स करने से पहले मेरी भाभी और दीदी ने मुझसे मेरी मर्जी के बारे में पूछा था कि इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी जाए या नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली ऐसी नहीं थी कि लड़कियों को जबरदस्ती कहीं पर भी माता पिता अपनी मर्जी से झोंक दे। हमारे यहाँ शादी होने से पहले लड़की या लड़के से उसकी मर्जी को पूछा जाता था। मेरे ससुराल में सिर्फ 4 लोग थे, मेरे सास ससुर, मेरी नंद और मेरा होने वाला पति। मेरे घर वालों ने उसके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था कि वो कहाँ पर जॉब करता है, कितना कमाता है और उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ताकि मैं सारी बातें सोच समझकर उन्हें फाइनल जवाब दे सकूं। मैंने शर्माते हुए इन लोगों को जवाब दे दिया था कि जैसे आप लोगों की मर्जी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे आप वैसा ही करो। मेरे इस तरह से शर्माने पर
मेरी भाभी और दीदी मेरे जवाब को समझ गई थी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस तरह से मेरा रिश्ता विनोद के साथ फिक्स हो गया था। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे कि उनको अच्छा रिश्ता मिल गया। कुछ समय ऐसे ही गुजरता रहा। अभी मेरी छुट्टियां ही चल रही थी। मैंने आगे पढ़ने के लिए कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था। एक दिन मेरे ससुराल वाले हमारे घर पर आए थे और हमारी शादी की बात करने लगे। उनका कहना था कि हम लोग अब अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं और अपनी बहू को अपने घर ले जाना चाहते हैं। मेरे मम्मी पापा ने तो अभी 1 साल के टाइम बाद मेरी शादी करने का फैसला किया था, मगर लड़के वालों के 6 महीने बाद ही जिद करने पर मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करने को तैयार हो गए थे। इसी तरह से पूरे 1 महीने के अंदर जल्दबाजी की तैयारियों के बाद मेरी शादी हो गई थी। लेकिन इस दौरान मेरी पूरी फैमिली को वंदना की बहुत याद आई थी। वैसे तो मुझे भी वंदना की याद आ रही थी, क्योंकि वो मेरी बहन होने के साथ साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी, पर मेरी मजबूरी थी कि मुझे उसे इग्नोर करना पड़ रहा था। मैं विनोद की पत्नी बनकर उनके घर आ गई थी। मेरी ससुराल में हर फैसिलिटी मौजूद थी। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश थी, क्योंकि विनोद एक बहुत अच्छे पति साबित हुए थे। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी और मेरी नंद भी बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे बिहेवियर की लड़की थी। मेरे ससुर भी हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझते थे। इस घर में आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी ससुराल में नहीं बल्कि दोबारा से अपने मायके में रह रही हूँ, क्योंकि मुझ पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी और ना ही इस घर में मेरे साथ बहू जैसा बिहेवियर किया जाता था। पति भी बहुत अच्छा मिला था, बहुत प्यार करता था और मेरी हर बात को मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर दिया करता था। हमारे घर में नौकरानियां लगी हुई थी, इसलिए घर का भी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं सारा दिन घर में बोर होती थी, क्योंकि मेरी नंद अभी पढ़ाई कर रही थी और वो कॉलेज जाती थी, तो शाम के टाइम तक ही वापस आती थी, क्योंकि वो कॉलेज से ही ट्यूशन को भी निकल जाती थी। मेरे ससुर घर में ही रहते थे, क्योंकि वो घर से ही काम किया करते थे। इसीलिए मेरी सास ज्यादातर अपने पति के साथ ही रहा करती थी। मेरा पति भी सारा दिन ऑफिस में होता था, जिसकी वजह से मैं सारा दिन अकेले बोर होती रहती थी। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपनी बोरियत को दूर करने के लिए घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ। इस तरह से मेरा टाइम पास हो जाया करेगा। मैंने जब इस बारे में अपनी सास से बात की तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी और मेरे पति ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो तो हमेशा मेरी हर बात पर एग्री रहते थे। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। काफी सारे बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आने लगे थे। वैसे भी टीचिंग करना मेरा शौक था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे स्कूल जाकर टीचिंग करने की परमिशन नहीं दी थी। अब ससुराल में आने के बाद जब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी तो ये भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरा सारा दिन अच्छे से इन बच्चों के साथ इनको पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाया करता था। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरा पति मुझे हर हफ्ते मेरे मायके ले जाता था। वहां जाने के बाद मेरा मूड फ्रेश हो जाता था, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से ससुराल की ढेर सारी बातें किया करती थी। मुझे इस तरह से खुश देखकर मेरे मम्मी पापा भी और मेरे भाई बहन भी बहुत खुश रहते थे। मेरे घर वाले बेफिक्र थे कि उनकी बेटी को अच्छा पति मिलने के साथ साथ एक बहुत अच्छी ससुराल भी मिली थी, जहां पर उनकी बेटी राज कर रही थी। मेरी सास मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाती थी। उनका कहना था कि तुम क्यों घर के काम करोगी, हमारे घर में इतनी सारी नौकरानियां हैं। तो मेरे ससुर भी आकर मेरी नंद के लिए कोई चीज लाते तो वही चीज मेरे लिए भी लाते थे। मेरे ससुराल वालों के अच्छे बिहेवियर की वजह से मेरे मायके वाले भी कभी कभी मेरे घर आ जाते थे, जिस पर मेरे सास ससुर उनकी बहुत खातिरदारी किया करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा और परफेक्ट चल रहा था। एक दिन मैं शाम के टाइम पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। मेरे पास एक लड़का पढ़ने आता था। उसका नाम आरुष था और वो सिर्फ 12 साल का था। मैं अपने कमरे में अकेले ही बच्चों को पढ़ाया करती थी। जिस टाइम मैं बच्चों को पढ़ा रही होती थी मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता था। एक दिन मुझे आरुष ने अपने स्कूल बैग से निकालकर एक लेटर दिया। कहने लगा कि ये मुझे एक दीदी ने दिया है और कहा है कि ये लेटर मैं आपको दे दूं। मैंने आरुष से उसके बारे में पूछा जिसने उसे ये लेटर दिया था। आरुष को इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसने कहा था कि मैं उनको नहीं जानता कि वो कौन है और ना ही वो मुझे अपना चेहरा दिखाती है। उनका चेहरा भी छुपा हुआ होता है और ना ही मैं उनका नाम जानता हूँ। आज जब मैं आपके घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए आ रहा था तो उन्होंने मुझे आगे वाले रास्ते पर रोक करके दे दिया था और कहा था कि तुम ये लेटर अपने टीचर को दे देना। मैंने जैसे ही वो लेटर खोल कर देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम कैसी हो शालू, आई मिस यू। इसके अलावा कुछ और लिखा हुआ नहीं था। मैं कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर ये कौन है जिसने मुझे लेटर भेजा है
और इसमें इन 2 लाइनों के अलावा और कोई बात भी लिखी हुई नहीं है जिससे मैं ये समझ सकूं कि ये लेटर किसने दिया है। ना ही इस लेटर पर कोई नाम लिखा हुआ था। आरुष तो वैसे भी बच्चा था, उसे क्या पता कि लेटर देने वाली लड़की कौन थी। मैंने वो लेटर तो अपने पास रख लिया, मगर मैं बड़ी हैरान थी कि आखिर ये कौन है जो मुझे लेटर भेज रही है और उसमें लिख रही है कि वो मुझे याद करती है। फिलहाल वो लेटर मैंने अपनी अलमारी में रख दिया और आरुष से इस लेटर के बारे में किसी को भी बताने से मना कर दिया था। अगले दिन फिर से आरुष जब मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आया तो उसने फिर से उसी टाइप का एक लेटर मुझे दिया और फिर से मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें वही सब कुछ लिखा था कि तुम कैसी हो, आई मिस यू। इन शब्दों का मतलब तो मैं अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन इन शब्दों को लिखने वाला कौन था? उस बच्चे ने मुझे वही बताया कि वो लेटर उसको उसी औरत ने दिया है जिसने कल दिया था। मैंने आरुष से कहा कि कल तुम इस औरत का नाम पूछ कर आना कि ये कौन है। वो बच्चा था, इसके अलावा और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता था। और फिर जब दूसरे दिन मैंने आरुष से उस औरत का नाम पूछा तो आरुष ने बताया कि मैम, मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उनका नाम क्या है। मैंने वो वाला लेटर भी अलमारी में रख दिया और हर लेटर की तरह उस लेटर में भी यही लिखा हुआ था कि तुम कैसी हो, आई मिस यू। मैं बड़ी परेशान हो गई थी। मुझे ये जानने में इंटरेस्ट होने लगा कि पता नहीं ये कौन औरत है जो मुझे रोज लेटर भेज रही है। अब मैं इसको देखना चाहती हूँ, आखिर इसमें क्या राज हो सकता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि कहीं इस लेटर में कुछ गड़बड़ तो नहीं, पर लेटर में कुछ गड़बड़ कैसे हो सकती थी और किसी को मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है। हालांकि मेरे ससुराल वालों का बिहेवियर भी मेरे साथ बहुत अच्छा था और मैं उनके साथ बहुत खुश थी। इनमें से भी मेरे साथ ये सब कुछ कोई नहीं कर सकता था। मैंने अपनी सास और नंद से भी इस बारे में कोई बात करना ठीक नहीं समझा। फिलहाल मैं ये सब सोचते सोचते ना जाने कि इस समय नींद में खो गई। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। मेरे पास ट्यूशन पढ़ने वाला आरुष नाम का बच्चा हर दिन मेरे पास एक लेटर लेकर आता था और उस लेटर में सेम एक ही बात लिखी होती थी और मैं उन सारे लेटर्स को अपनी अलमारी में एक बॉक्स में इकट्ठा करके रख रही थी। मैं अभी तक इस राज को जान नहीं पाई थी कि इसमें क्या बात छुपी हुई है। एक दिन मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। जब मेरे पास बच्चे ट्यूशन पढ़ने आने लगे तो मेरा ध्यान गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आज इन लोगों की छुट्टी कर देनी चाहिए। लेकिन फिर जब मैंने आरुष को आते हुए देखा तो मैंने सारे बच्चों की छुट्टी कर दी थी और सिर्फ आरुष को ही अपने पास रोक लिया था, क्योंकि आज मैं जानना चाहती थी कि आखिर इस लेटर के पीछे क्या राज है। अब मैं खुद को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा कि मैं आज आरुष से कहूंगी कि वो मुझे उस जगह पर ले चले जहाँ पर वो औरत इसे लेटर देती है। मैं आरुष से इस बारे में बात करना चाहती थी, पर अचानक मेरी सास के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं जैसे ही भागते हुए अपनी सास के कमरे में गई तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। आरुष को मैंने घर जाने के लिए बोल दिया था, वो अपने घर जा चुका था। मैं और मेरे ससुर मेरी सास को अस्पताल लेकर चले गए थे। मेरी सास के पेट में तेज दर्द उठ रहा था, पर अस्पताल में इलाज होने के बाद वो ठीक हो गई थी। 4 घंटे बाद हम उनको डिस्चार्ज करवाकर घर ले आए थे। पिछले 2 दिनों से मुझे आरुष के आने का इंतजार था, क्योंकि 2 दिनों से वो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं आ रहा था। मैंने उसकी मम्मी को कॉल भी की तो उन्होंने कहा कि आरुष की तबीयत ठीक नहीं है। जब कुछ दिनों बाद आरुष ट्यूशन पढ़ने आया तो मैंने सोच लिया था कि आज मैं जानकर ही रहूंगी कि वो लेटर देने वाली औरत कौन है। इससे मुझे सब कुछ मालूम हो जाएगा, क्योंकि आज जब आरुष 5 दिन बाद मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आया था तो आज भी वो मेरे पास वही लेटर लेकर आया था। फिर जब आरुष ने मुझे वो लेटर दिया तो मैंने उससे कहा कि आज मुझे तुम इस औरत के पास ले चलो जो रोज मेरे लिए ये लेटर भेजती है। पहले तो वो मना करता रहा, फिर वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं आरुष के घर जा रही हूँ, उसकी मम्मी ने मुझे कुछ डिस्कशन करने के लिए बुलाया है। और इस तरह मैं आरुष को लेकर उसके साथ घर से निकल गई थी और बाकी सारे बच्चों की मैंने छुट्टी कर दी थी। आरुष मुझे एक पतली सी गली में लेकर चला गया। आरुष ने कहा कि मैं इसी रास्ते से आपके घर ट्यूशन आता हूँ, और फिर वो एक छोटे से और टूटे फूटे घर के आगे खड़े होकर रुक गया था। कहने लगा कि जब मैं इस घर के आगे से गुजरता हूँ तो वो आंटी मुझे आवाज लगाकर ये लेटर आपको देने के लिए कह देती हैं। मैंने आरुष से कहा कि आज तुम इस घर का दरवाजा बजाओ। मैं थोड़ी सी दूरी पर जाकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आखिर वो कौन है। आरुष ने दरवाजा बजाना शुरू कर दिया था, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैं मायूस होने लगी कि मैं कितनी मुश्किल से बहाना बनाकर घर से निकली हूँ। अब अगर वो लेटर देने वाली औरत नहीं मिल सकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं मिलेगी। आरुष ने दोबारा से दरवाजा बजाया।
कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र दरवाज़ा खोलने वाले इंसान पर पड़ी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं डरकर जल्दी से दीवार की आड़ में छुप गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन वंदना थी, जो मेरी बहन होने के साथ साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हुआ करती थी। हम दोनों बहनें बचपन से ही एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स की तरह रहे थे और हम दोनों ज्यादातर एक ही जैसी चीज को पसंद करते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक जैसे ही कपड़े बनाते थे और एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। मेरी बहन वंदना मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत थी। स्कूल में हर कोई यही कहता था कि छोटी बहन से ज्यादा बड़ी बहन वंदना खूबसूरत है। लोगों की इन बातों से मेरे दिल में अपनी बहन के लिए थोड़ी थोड़ी नफरत पैदा होने लगी थी, क्योंकि मेरी बहन बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी। वो हर चीज में परफेक्ट थी, जबकि मैं सिर्फ एक नॉर्मल सी लड़की थी जो हमेशा टीवी देखने में बिजी रहती थी। वंदना मम्मी के साथ घर के काम में भी हाथ बटाती थी और उसे काफी सारे काम भी आते थे। वंदना के होते हुए मेरे मम्मी पापा भी सबसे ज्यादा उसकी ही तारीफ किया करते थे, लेकिन वंदना सबकी फेवरेट होने के साथ साथ मेरी भी फेवरेट थी। मेरा उसके बिना दिल नहीं लगता था, क्योंकि स्कूल में भी मेरी उसके अलावा कोई दोस्त नहीं थी और घर में भी हम दोनों खूब एंजॉय करते थे। अगर कभी किसी वजह से वंदना स्कूल नहीं जाती तो मैं भी स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि उसके बिना स्कूल में मैं सारा दिन बोर होती थी। मेरे अलावा वंदना की कोई भी दोस्त नहीं थी। हमारी क्लास की लड़कियां भी हम दोनों बहनों की मोहब्बत से जलती थी। सारे बहन भाइयों में इतनी मोहब्बत नहीं थी जितनी हम दोनों बहनों में थी। सारे रिश्तेदार हमारी मोहब्बत की मिसाल दिया करते थे। शाम को अक्सर हम छत पर बैठकर पढ़ाई किया करते थे। मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं वंदना से पूछ लिया करती थी, क्योंकि वंदना मेरा हर कदम पर साथ देती थी। वो बड़ी जरूर थी, पर बड़े होने का हमेशा फर्ज निभाती थी। मेरे बहुत सारे काम भी किया करती थी। मम्मी हमेशा यही कहती थी कि वंदना से कुछ सीखा करो। मम्मी पापा हर चीज का क्रेडिट वंदना को दिया करते थे। मैं तो उनकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान को निकाल दिया करती थी, मगर मुझे कभी कभी वंदना की तारीफ बहुत बुरी लगती थी। हमारी नानी का घर काशीपुर में था, जो कि हमारे घर से काफी दूर था। मुझे काशीपुर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि हमारी नानी के यहाँ बहुत ज्यादा शोर शराबा रहता था। वहाँ मेरे कजिन की शादी थी। वैसे तो वहाँ पर हमारी पूरी फैमिली को ही शादी में जाना था, मगर मेरी बड़ी दीदी प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो शादी में नहीं जा रही थी और मैं भी शादी में नहीं जाना चाहती थी। वंदना तो जाने के लिए तैयार थी। उसने मुझसे नानी के घर जाने के लिए बहुत जिद की थी, पर मैं नहीं जाना चाहती थी। सब लोग काशीपुर चले गए थे और मैं अपनी बड़ी दीदी के घर चली गई थी, क्योंकि सब लोग 3 दिन के लिए वहाँ पर गए थे। मैं अकेली घर पर इतने समय तक नहीं रह सकती थी और अकेले रहने की मुझे कभी मेरे पेरेंट्स परमिशन भी नहीं देते। जब मेरी पूरी फैमिली नानी के घर से वापस आई तो मैंने नोटिस किया कि वंदना बहुत खुश नजर आ रही थी। वंदना अपना हर सुख दुख मेरे साथ शेयर करती थी और मैं भी ऐसे ही थी। मैंने जब वंदना की इस खुशी की वजह पूछी तो उसने मुझे खुशी से बताया कि नानी के घर पर एक लड़का उसे शादी में मिला था, जो कि बारात की तरफ से आया था। उसने वंदना को पसंद कर लिया था। वंदना भी उसे पसंद करने लगी थी और चाहने लगी थी। इस तरह इन 3 दिनों में उन दोनों के बीच अच्छी बातचीत हो गई थी और दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी शेयर कर लिए थे। वंदना ने बताया कि सबसे अच्छी और खुशी की बात यह है कि वो लड़का हमारे अपने ही शहर का रहने वाला है और वो भी हमारी ही तरह हमारी कजिन के ससुराल वालों की तरफ से बारात में गया था। वो मेरी कजिन के पति का दोस्त था। इस तरह से उन दोनों के बीच अच्छी जान पहचान हो गई थी। वंदना उस लड़के के सपने अपनी आंखों में सजाने लगी थी। वंदना ने कहा कि मेरी उससे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। वो देखने में बहुत स्मार्ट है और अच्छी फैमिली से है। उस लड़के का नाम मुकुल है। उन दोनों ने एक दूसरे को पहली ही नजर में पसंद कर लिया था। उस समय हम दोनों हाई स्कूल में थे और हमारी उम्र भी कम थी। हमें ज्यादा अकल भी नहीं थी। मैंने वंदना से कहा कि तुम मुझे भी मुकुल से मिलवाना। वंदना कहने लगी कि छुट्टियां खत्म होने के बाद जब हम स्कूल जाएंगे तो स्कूल के बाद मुकुल वंदना से एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए आएगा। वो वहाँ पर मुझे भी ले जाएगी और मेरी मुलाकात मुकुल से करवा देगी। अब वंदना हर दिन मुझसे मुकुल के बारे में ही बातें किया करती थी। उन दोनों की फोन पर हर रोज घंटों के हिसाब से बातें हो रही थी। वंदना मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए जब वो फोन पर बातें किया करती थी तो मैं पहरा दिया करती थी कि कहीं उसे फोन पर बातें करते हुए कोई देख न ले। फिर जब हमारे स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गईं और हमने स्कूल जाना शुरू कर दिया तो वंदना ने मुझे मुकुल से मिलवा ही दिया था। वंदना को पता था कि आज स्कूल की छुट्टी पर मुकुल उससे मिलने के लिए आएगा,
इसलिए हम दोनों बहनों ने मम्मी से कह दिया था कि आज हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, इसलिए आज हमें घर आने में लेट हो जाएगा। हम दोनों बहनें एक दूसरे के साथ रहते थे, इसलिए मम्मी पापा को हमारी ज्यादा फिक्र भी नहीं होती थी। फिलहाल हम दोनों मुकुल से मिलने के लिए स्कूल के रास्ते पर पड़ने वाले एक रेस्टोरेंट में चले गए थे। कुछ देर बाद मुकुल भी वहाँ पर आ गया था। जब मैंने मुकुल को देखा तो मैं उसे देखती ही रह गई थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसकी बातचीत करने का स्टाइल और उसकी स्मार्टनेस मुझे बहुत इम्प्रेस कर रही थी। वो ऐसा ही था जैसे मैं एक आइडियल अपने लिए सोचती थी, पर कब मेरे दिल में मुकुल के लिए दीप जलने शुरू हो गए मुझे पता ही नहीं चला। मैंने मुकुल से बहुत कम बात की थी, बस मैं उसे देखती ही जा रही थी। उसके चेहरे से मेरी नजर हटी नहीं रही थी। उसको देखकर तो मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं अब एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गई थी। मैं उस दिन तो वंदना और मुकुल से बातचीत करने के बाद वंदना के साथ घर वापस आ गई, मगर बार बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल मुकुल के पास रह गया। आज मुझे जो बेचैनी महसूस हो रही थी वो मैंने कभी महसूस नहीं की थी। मैं जब वंदना की तरफ देखती तो वो मुकुल के लिए बहुत सीरियस और खुश थी। मेरी तो अजीब सी हालत हो रही थी, क्योंकि मैं भी मुकुल जैसा ही पार्टनर चाहती थी। जब जब मेरे सामने वंदना कॉल पर मुकुल से बात करती तो मेरा मन करता कि मैं उससे मोबाइल छीन लूं और वंदना को मुकुल से दूर कर दूं और खुद उससे बात करने लगूं। अब धीरे धीरे मुझे वंदना से नफरत होने लगी थी। मैं मुकुल के प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी थी। मेरी आंखों के सामने बार बार मुकुल का प्यारा सा चेहरा आ रहा था। मेरा दिल था कि मेरे काबू में नहीं था। एक जादू था जो मुझ पर छा गया था। और अब मैं ये भी सोच रही थी कि वंदना और मुकुल एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर मेरी जगह उनके बीच कहीं नहीं बन रही थी। और यही ख्याल मुझे बार बार तड़पाकर रख देता था। मैं एक अजीब सी बेचैनी से गुजर रही थी। हर बार मुझे वंदना को देखकर जेलसी महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे वंदना मेरी ही चीज पर कब्जा किए हुए बैठी है। मेरी बेचैनी की वजह किसी को पता नहीं थी, लेकिन वंदना मेरी हालत देखकर मुझसे इसकी वजह पूछती थी, पर मैं उसे इस बारे में क्या बताती कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। मैं अंदर ही अंदर वंदना को मुकुल के करीब जाता देखकर घुट रही थी। अब हर रोज वंदना स्कूल से छुट्टी के बाद मुकुल से मुलाकात करती थी। वो दोनों आपस में बातें करते थे और मैं एक तरफ बैठ जाती थी। मुझे उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत गुस्सा आता था। मैं चाहती थी कि इस बारे में वंदना को सब कुछ बता दूं, लेकिन अगर वंदना को ये सब पता चल जाता तो मेरी मुकुल से भी दोस्ती खत्म हो सकती थी, क्योंकि मैंने किसी न किसी बहाने से मुकुल से दोस्ती कर ली थी। लेकिन प्यार वो सिर्फ वंदना से ही करता था। मैं हर बार वंदना के साथ रेस्टोरेंट चली जाती और मुकुल से मिल भी लेती थी, जबकि वंदना मुझसे कहती कि तुम घर जाकर बता देना कि मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ चली गई हूँ, इसलिए मुझे घर आने में देर हो जाएगी। पर मैं वंदना के साथ ही रहती थी और उसके साथ ही घर जाती थी। मेरे अंदर जो मोहब्बत मुकुल के लिए बढ़ रही थी उसको कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि मुकुल भी नहीं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे मुकुल की मोहब्बत मेरे दिल में उतरती जा रही थी और मुझे मेरी मोहब्बत के बीच सिर्फ एक रुकावट नजर आती थी। वो थी मेरी सबसे अच्छी और प्यारी बहन वंदना। अब मुझे अपनी ही बहन से नफरत होने लगी थी। मैं घर में भी उससे चिड़चिड़ी रहती थी। मैं ये सोचने लगी थी कि किस तरह से वंदना मेरे और मुकुल के बीच से हट जाए। मेरी उम्र भी उस समय कम थी, लेकिन ये फीलिंग शायद इस उम्र में हो ही जाती है। मगर मेरी मोहब्बत मेरे अंदर एक जुनून पैदा कर रही थी। दिन ब दिन मेरे अंदर वंदना के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। वंदना को भी ऐसा लगता था कि मैं उससे नाराज हूँ, लेकिन वो मुकुल की मोहब्बत में इतनी डूब चुकी थी कि अब वो अपनी बहन से कोई बात करना भी भूल गई थी। मैं अपनी बहन से बहुत जल रही थी और इस सब की वजह सिर्फ मुकुल था। मेरी बहन मेरी मोहब्बत से बेखबर थी। उसको बिल्कुल भी मेरी फीलिंग्स का पता नहीं था। एक दिन जब मैं और वंदना स्कूल से घर वापस आ रहे थे तो मैंने वंदना से कहा कि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। ये लो, मेरी वाटर बॉटल सामने ही नल लगा हुआ है, वहाँ से मुझे इस बॉटल में पानी भरकर ला दो। जैसे ही वंदना अपने हाथ में पानी की बोतल लेकर आगे बढ़ी और वो सड़क पार करने लगी, मैंने फौरन उसे धक्का दे दिया और वो बेचारी बीच सड़क पर जाकर गिर गई थी, जहाँ पर तेज रफ्तार में गाड़ियाँ आ रही थी। एक गाड़ी वाला उसे टक्कर मारकर चला गया था। मैं जानती थी कि ऐसा जरूर होना था, क्योंकि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया था। वंदना का एक्सीडेंट हो गया था। उसके शरीर से काफी खून बह रहा था। उसको बहुत चोट आई थी और वो बीच सड़क पर तड़प रही थी। इस बीच वहाँ पर काफी सारे लोगों की भीड़ लग गई और मैं वहाँ से भाग गई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं लोगों की नजरों में आ जाऊं। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं सीधा घर आ गई। लेकिन मुझे डर इस बात का था
कि कहीं वंदना ने घर जाकर सबको सब कुछ बता दिया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हूँ। इसलिए जब मैं अकेली घर आई तो मैंने अपने घर पर सबको बता दिया था कि वंदना पता नहीं कहाँ चली गई है। घर वाले उसे ढूंढने के लिए निकल गए थे पर वो कहीं भी नहीं मिली थी। मैं यही चाहती थी कि वंदना कभी लौटकर वापस न आए। मुझे तो लगा था कि वो मौके पर ही मर गई होगी। मैं बहुत मतलबी हो गई थी सिर्फ अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, और उसी की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं अपनी बहन को तड़पता हुआ वहां पर छोड़ जाऊं। घर वालों ने मुझसे बहुत सवाल किए कि तुम दोनों साथ आती थी तो फिर वंदना कहाँ चली गई। मैंने अपने घर पर सबको यही बताया कि स्कूल की छुट्टी के बाद वो मुझसे पानी की बोतल भरने के बहाने से कहीं गई थी, मगर फिर वो वापस ही नहीं आई। मैं काफी देर तक उसका इंतजार करती रही और जब वो नहीं आई तो फिर मैं घर आ गई। लेकिन मैंने वंदना के एक्सीडेंट के बारे में घर में किसी को कुछ नहीं बताया था। वंदना जब कई दिनों तक नहीं मिली तो घर वालों को यही लगा कि वो कहीं गुम हो गई है। पुलिस में भी उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी पर वो कहीं पर भी नहीं मिली थी। मैं कुछ दिन तक स्कूल भी नहीं गई थी क्योंकि मैं स्कूल वालों की जवाब नहीं दे सकती थी। मेरे घर में सब लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैं यही सोचती थी कि अब मुझसे मुकुल को कोई नहीं छीन सकता। काफी दिनों तक मैंने मुकुल से भी कोई बातचीत नहीं की थी, लेकिन जब 15 दिन बाद ये बात फाइनल हो गई कि वंदना की कहीं कोई खबर नहीं है, मैं समझ गई थी कि वो मर चुकी होगी। फिर मैंने मुकुल को कॉल लगाई तो मेरे होश उड़ गए थे। जो मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था जब मुझे मुकुल ने बताया कि मेरी वंदना इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए मैं यहाँ पर तन्हा रह गया हूँ। इस शहर में रहूंगा तो मुझे वंदना की याद आती रहेगी, इसीलिए मैं इस शहर को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरा यहाँ पर रहना नामुमकिन है। मैं नौकरी करने के लिए दुबई जा रहा हूँ। मुझे यहाँ की हर चीज वंदना की याद दिलाती है। मैंने ये सुनकर फोन रख दिया क्योंकि मेरा दिल टूट गया था। मैं उस दिन फूट फूट कर रोई थी। बहुत देर तक रोते रोते मैंने सोचा कि मैं हार नहीं मानूंगी। मैं मुकुल को अपनी मोहब्बत के बारे में जरूर बताऊंगी। मेरी मोहब्बत जानकर शायद वो अपना फैसला बदल दे। मैंने दोबारा उसको कॉल लगाई और जो मेरे दिल में मुकुल के लिए फीलिंग्स थी वो सब कुछ उसे बता दिया। मैंने मुकुल से कहा कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। मेरी सारी बातें सुनकर मुकुल ने कहा कि वंदना मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता और आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना। ये कहकर मुकुल ने कॉल कट कर दी थी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत रोई और फिर मुझे एहसास हो गया था कि मैंने अपनी बहन के साथ बहुत गलत किया था। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी जब वो दर्द से तड़प रही थी और मुझे उसको धक्का भी नहीं देना चाहिए था। मैं उसको तड़पता हुआ छोड़कर आ गई थी। फिर इसी तरह से समय बीतता गया। घर वालों ने भी ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि वंदना भी इस दुनिया में नहीं रही और वंदना की 3 साल बाद भी कोई खबर नहीं थी। मैंने वंदना के साथ इतना गलत किया था तो मेरे साथ कैसे कुछ अच्छा हो सकता था। मुकुल भी मुझे अपनी मोहब्बत में तड़पता हुआ छोड़कर जा चुका था। इस तरह मेरी मतलबी मोहब्बत का दी एंड हो गया था। लेकिन मुझे मुकुल की मोहब्बत के बाद अपनी बहन की बहुत याद आती थी। मुझे हर जगह उसकी कमी महसूस होती थी। लेकिन आज इतने सालों के बाद अपनी बहन को इस तरह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मुझे खुशी हुई थी कि वो जिंदा है। मैं अपने बीते हुए कल में चली गई थी और मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। मैं मुकुल को पूरी तरह से भूल चुकी थी। शायद मुझे उससे प्यार ही नहीं था। बस इस उम्र में लड़की या लड़कियां मोहब्बत में बहक जाते हैं। मेरी बहन भी अगर किसी को पसंद करती थी तो मैंने भी उसे पसंद करना शुरू कर दिया था। मुकुल के जाने के बाद मैं पूरी तरह से नॉर्मल हो गई थी और मेरी जिंदगी काफी हद तक आगे बढ़ गई। फिलहाल आज मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी प्यारी बहन का सामना कर सकूं। वो आरुष से बातों में लगी हुई थी और उसने मुझे नहीं देखा था। मैं दीवार की आड़ में खड़ी हुई थी। मैं फौरन वहां से अपने घर को चली आई थी, लेकिन घर का हाल तो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। मेरा पति बहुत गुस्से में लग रहा था। मेरे घर में दाखिल होते ही मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि बताओ तुम कहाँ गई थी, किससे मिलने के लिए गई थी? आवारा लड़की, मुझे इतने टाइम से बेवकूफ बनाती रही हो, बताओ। मैं हैरानी से अपने पति को देखती जा रही थी कि अचानक यहाँ पर क्या हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने पति से कहा कि मेरा हाथ छोड़ो। मैं ट्यूशन पढ़ने वाले एक स्टूडेंट आरुष के घर गई थी। मेरी ये बात सुनकर मेरा पति चिल्लाने लगा और कहने लगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने एक शब्द और झूठ कहा तो। मैंने कभी उनको इतने गुस्से में नहीं देखा था। मेरी सास खामोश खड़ी हुई थी। मेरे पति ने मेरी सास से कहा
कि आरुष के घर पर कॉल लगाओ और पता करो कि ये वहाँ पर गई थी या नहीं। मेरी सास ने कॉल पर बात करने के बाद मेरे पति को बताया कि ये वहाँ पर नहीं गई थी, बल्कि वो तो कह रही हैं कि आपके घर से कोई भी हमारे घर पर नहीं आया। मैं अपनी सच्चाई भी किसी को नहीं बता सकती थी, क्योंकि जो गलती मैंने की थी वो सब सामने आ जानी थी। फिर मेरे पति मेरे करीब आए और उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और वो सारे लेटर्स जो मुझे आरुष लाकर दिया करता था वो सब मेरे मुंह पर मार दिए। मेरे पति ने कहा कि बताओ ये कौन है जो तुम्हें आई मिस यू के लेटर्स भेज रहा है। मैंने अपने पति से कहा कि जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल जो स्टूडेंट आरुष मेरे पास ट्यूशन पढ़ता है वही मुझे लेटर दिया करता था। मेरा पति कहने लगा कि मैं कोई बेवकूफ इंसान नहीं हूँ कि कोई बच्चा तुम्हें लव लेटर लिख कर देगा। बताओ सच क्या है। जब मैं खामोश खड़ी रही तो मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया और कहने लगा कि तुम इसी काबिल हो, निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद मेरे घर में कदम भी मत रखना, बेवफा औरत। ये कहकर मेरे पति ने दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया था। मैं बहुत रो रही थी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पास अब वंदना के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं उसी टूटे फूटे घर में चली गई। मैंने दरवाजा बचाया तो वंदना ने दरवाजा खोला था। मुझे देखकर वो मुझे सर से लेकर पैर तक देखने लगी। मैंने उसे कहा कि अपनी बहन को घर के अंदर आने की परमिशन नहीं दोगी। उसने मुझे बिना कुछ कहे ही घर के अंदर आने दिया था और खुद सोफे पर जाकर बैठ गई थी। वो अकेली इस घर में न जाने कब से रह रही थी। मैंने वंदना के सामने हाथ जोड़ दिया और कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने वंदना को अपनी ससुराल में होने वाली पूरी बात के बारे में बता दिया था। मेरी बात सुनकर वंदना कहने लगी कि मेरा मकसद तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खराब करना नहीं था। मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी कि जब किसी का भरोसा टूटता है तो कैसे दिल दुखता है। मैं तुम्हारी बहन थी। तुम अगर मुकुल से प्यार करती थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाती। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। उस समय मुझे एक अमीर औरत अस्पताल में ले गई थी। मैं पूरे 2 महीने कोमा में रही और एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मैं अपना दिमागी संतुलन भी खो चुकी थी। मेरी याददाश्त काफी समय बाद आई थी। फिर वो औरत मुझे अपने साथ अपने घर ले गई और उसने मेरा पूरा इलाज करवाया। जब मैं बेहतर हुई तो मैंने मुकुल को कॉल की। मुकुल ने मुझे बताया कि वो और मेरे परिवार वाले यही समझते हैं कि मैं मर चुकी हूँ और उन्होंने मुझे बहुत तलाश किया, मैं कहीं भी नहीं मिली। मुकुल ने कहा कि अब मैं नौकरी के लिए दुबई चला गया हूँ, मेरा वहाँ से आना पॉसिबल है, इसलिए तुम मेरे एक दोस्त के घर में रह लो। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर मुझे इस घर में रहने के लिए जगह दी। मैं उसे अमीर औरत का घर छोड़कर यहाँ आकर रहने लगी। फिर मुकुल ने मुझे तुम्हारी भी सच्चाई के बारे में बता दिया कि तुम मुकुल से प्यार करती थी और मैं समझ गई कि यही वजह थी कि तुमने चलती हुई सड़क पर मुझे धक्का दे दिया और मुझे वहाँ पर तड़पता हुआ छोड़कर गई थी। मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। मैंने वंदना के आगे हाथ जोड़ लिए थे और कहा था कि प्लीज मेरा घर बचा लो। वंदना के दिल में आज भी मेरे लिए पहले जितनी ही मोहब्बत थी। मुझे ऐसे फूट फूट कर रोते हुए देखकर उसने मेरा घर बचा लिया था। वो मेरे घर आ गई और उसने मेरे पति को सब कुछ बता दिया था। जब मेरे पति को इस बात पर यकीन नहीं आया तो वंदना ने आरुष से भी कहलवा दिया था कि वही थी जो वो लेटर्स आरुष के हाथ भिजवाया करती थी। वंदना ने मुझे माफ कर दिया था, लेकिन मुझे आज भी अपनी गलती पर पछतावा होता है कि मैंने अपनी बहन के साथ बहुत गलत किया था। कुछ समय के बाद आरुष दुबई से वापस आ गया था और वंदना उसके साथ मम्मी पापा के घर चली गई। उसको इस तरह से जिंदा देखकर मेरे घर वाले बहुत खुश हुए थे। मेरे घर वालों को भी जब ये बात पता चली तो लोगों ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था और काफी समय तक मुझसे किसी ने बातचीत नहीं की थी, क्योंकि ये मेरी सजा थी और मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब वंदना की आरुष के साथ शादी हो चुकी है और वो उसके साथ दुबई में ही शिफ्ट हो गई। लेकिन मेरे माता पिता आज भी मुझसे नाराज हैं। मेरी ससुराल में मेरी जितनी वैल्यू और इज्जत थी वो सब पहले से कम हो गई, मगर मेरा पति इस बात पर खुश है कि मैंने अपने किए की माफी वंदना से मांग ली थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए प्लीज लास्ट तक बने रहें। मुझे अब रमाकांत जी के इरादे साफ नजर आ रहे थे।
ये डील सिर्फ एक बहाना थी। असली वजह तो ये थी कि वो अपने दोस्त की पत्नी के साथ रात गुजारना चाहते थे। मेरे पति सुदेश ने हार को बर्दाश्त करने के लिए एक और पैक बनाया और पी गए। वो अब हद से ज्यादा टल्ली हो चुके थे। इसी बात का फायदा रमाकांत ने उठाया और सुदेश को एक और बाजी खेलने को कहा। रमाकांत ने शर्त रखी कि अगर इस बार सुदेश जीता तो मैं कपड़े पहन लूंगी और अगर रमाकांत जीता तो मुझे उसके साथ रात गुजारनी होगी। सुदेश को कुछ होश नहीं था। वो बस रमाकांत की हाँ में हाँ मिला रहा था। मैंने रमाकांत जी को समझाने की कोशिश की कि ऐसा मत कीजिए, पर वो बोले, भाभी आप डरो मत, मुझे पक्का यकीन है कि इस बार सुदेश ही जीत जाएगा। और ये बोलकर वो हंसने लगे। रमाकांत जी ने इस बार पत्ते बांटे और गेम दोबारा से शुरू हुआ। सुदेश ने नशे की हालत में पत्ते उठाए और खेलना शुरू किया। रमाकांत जी ने एक और पैक बनाकर सुदेश को दे दिया। मुझे समझ आ रहा था कि वो सुदेश को बेहोश करना चाहते हैं। सुदेश ने अपना छठा पैक पिया और गेम शुरू किया। सुदेश उल्टी सीधी चालें चल रहा था। मुझे अब डर लगने लगा था। मेरे पैर कांप रहे थे। खेलते खेलते सुदेश नशे से बेहोश हो गए। रमाकांत जी ने बोला, भाभी सुदेश बेहोश हो गया है, अब इस गेम को आप पूरा करो। मैंने कहा नहीं, मुझे ज्यादा खेलना नहीं आता। तो रमाकांत जी बोले, ठीक है, फिर हम दोनों बिस्तर पर चलते हैं, मैं आपको वहाँ पूरा गेम सिखा दूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, मैं निशा शर्मा वापस आई हूँ अपनी एक और दास्तां के साथ। इस बार सोचा क्यों ना आपको अपनी पुरानी जिंदगी की सैर करवाऊं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी उम्र 35 साल है, मगर दिखने में मैं अभी भी सिर्फ 25 से 26 साल की लड़की की तरह ही लगती हूँ। मैंने खुद को काफी मेंटेन किया हुआ है। मैं काफी रंगीन मिजाज की औरत हूँ। पहले मेरी जिंदगी ऐसी नहीं थी। मेरी दूसरी शादी के बाद मेरी जिंदगी को मैंने पूरा बदल दिया। ये कहानी तब की है जब मेरी पहली शादी हुई थी। उस टाइम मैं साड़ी ही पहना करती थी और घर पर ज्यादा समय में गाउन में रहना पसंद करती थी। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरी पहली शादी हुई थी। पति का नाम सुदेश था। मेरे पति सुदेश और मैं मुंबई में रहते थे और मेरे ससुराल वाले पुणे में रहते थे। मेरे पति का मुंबई में ही बिजनेस था। उस समय मेरी पहली शादी को सिर्फ 7 महीने ही हुए थे। सुदेश मुझे रोज प्यार करते थे, मगर इन 7 महीनों में वो मुझे बहुत ही कम बार खुशी दे पाए थे। वो सिर्फ अपनी खुशी जितना ही काम करते। मेरी खुशी से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। मैं अपने पति से बहुत डरती थी। वो सख्त मिजाज नहीं थे, मगर फिर भी मुझे उनसे डर लगता था। इसलिए मैंने किसी गैर मर्द से रिश्ता नहीं बनाए थे। मगर फिर एक हादसा हुआ और मेरी जिंदगी बदल गई। उसके बाद मैंने खुद के लिए जीना शुरू कर दिया। नवंबर महीने की बात है। एक दिन मेरे पति शाम को ऑफिस से आते समय अपने एक दोस्त को अपने साथ घर ले आए। मैं उन्हें पहले से ही जानती थी। उनका नाम रमाकांत था। वो लिविंग रूम में आ गए और वहीं पर बैठ गए। मैंने दोनों के लिए जूस ला कर दिया। दोनों ने जूस पिया। हम तीनों बैठकर बातें करने लगे। मैं सुदेश के साथ ही बैठी थी। सुदेश फिर कुछ ऑफिस की बातें करने लगे। फिर पति ने मुझे ड्रिंक पिलाने को कहा, साथ ही ताश के पत्ते भी मंगवा लिए। मैंने बोतल लाकर रख दी और ग्लास के साथ ही पत्ते भी दे दिए। पति ने पैक बनाए और दोनों पत्ते बांटकर खेलने लगे। वो दोनों बिजनेस की बात भी कर रहे थे। सुदेश बोले, या रमाकांत, वो जो हमारी नई डील होने वाली है जिसमें हम दोनों टेंडर भरना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तू वो टेंडर ना भरे। वो डील मैं करना चाहता हूँ। तेरे सिवा कोई और उस डील को नहीं कर पाएगा।
इसलिए तू उस डील से हट जा। रमाकांत बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी भी कंपनी है, मुझे भी काम चाहिए। सुदेश फिर कुछ नहीं बोले और गेम चलता रहा। फिर कुछ देर बाद रमाकांत बोले, सुदेश सुन, हम शर्त लगाते हैं। अगर तू जीत गया तो मैं टेंडर नहीं भरूंगा, लेकिन अगर तू हार गया तो भाभी को अपनी साड़ी उतारनी पड़ेगी। ये बात बोलकर रमाकांत जी हंसने लगे। मैं इस बात से एकदम शॉक्ड हो गई थी कि ये क्या बोल रहे हैं। सुदेश भी साथ में हंसने लगे। गेम बराबर चलता रहा। कुछ देर बाद सुदेश बोले, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैंने सुदेश को एक तरफ बुलाकर समझाया कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। वो बोले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं उसे जीतने ही नहीं दूंगा। सुदेश और रमाकांत जी का पहला राउंड शुरू हुआ। सुदेश ने पत्ते बांटे और देखते ही देखते खेल शुरू हो गया। मैं उस वक्त बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि यहाँ मेरी इज्जत दाव पर लग चुकी थी। कुछ देर तक तो वो गेम ऐसे ही चलता रहा। मैं सुदेश के साथ वाले सोफे पर ही बैठी हुई थी और खेलते खेलते वो बारिश सुदेश ने जीत ली। मेरी सांस में सांस आई और मुझे लगा कि चलो मैं बच गई। सुदेश बोले, शुभांगी, मैंने बोला था ना, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था। अरे मैं इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ। ये बात सुनकर रमाकांत जी बोले, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, एक बारी और खेलते हैं। इस बार हमारी दूसरी डील को मैं दाव पर लगाता हूँ। अगर इस बार तुम जीते तो ये डील भी तुम्हारी, अगर मैं जीता तो भाभी मेरी। मैं रमाकांत जी की ये बात सुनकर दंग रह गई थी। मैं समझ गई थी कि उन्होंने अपनी हारी हुई डील को वापस लेने के लिए शर्त नहीं लगाई थी। मुझे साफ साफ समझ आ रहा था कि वो मुझे पाना चाहते थे या मुझे प्यार करना चाहते थे। उनकी आंखों में मुझे मेरे लिए बेताबी साफ दिखाई दे रही थी। रमाकांत जी सोफे पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, मगर मेरे पति को ये बेताबी दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें सिर्फ अपनी डील दिखाई दे रही थी। सुदेश ने बोला, ठीक है, मैं राजी हूँ। मैंने सुदेश को रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं रुके। दोनों ने खेलना शुरू किया। मैंने दूसरे पैक बना दिए थे। इस बार मुझे अधिक घबराहट हो रही थी कि अगर सुदेश नहीं जीते तो क्या होगा। ये पारी 7-8 मिनट तक चलती रही और अचानक रमाकांत जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उन्होंने अपने पत्ते दिखाए। उनके पत्ते इस बार बन चुके थे और मेरी सांसें एकदम रुक चुकी थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। सुदेश का चेहरा भी उतर चुका था। सुदेश अब हार चुके थे और रमाकांत जी वो गेम जीत गए थे। मुझे अब पता चल गया था कि अब क्या होगा। रमाकांत जी ने मेरी तरफ एक मुस्कान से देखा और बोले, भाभी आप अपना काम शुरू करें। मैं सुदेश को ही देख रही थी और सोच रही थी कि क्या किया जाए। सुदेश ने अपनी आँखों से इशारा किया कि कर दो। मैं बहुत हिम्मत करके खड़ी हो गई। सुदेश और रमाकांत जी मेरे सामने बैठे हुए थे। रमाकांत जी के प्यार भरी आंखें फटी जा रही थीं। तभी मुझे ध्यान आया कि मैंने एक चीज तो पहनी ही नहीं है, इसलिए मैं अपने बेडरूम में ऊपर जाने लगी। तभी मुझे रमाकांत जी ने रोका और पूछा, भाभी जान आप कहाँ जा रही हो? पहले काम तो पूरा कर लो। मैंने कहा, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। फिर सुदेश ने मुझे रोका और पूछा, क्या हुआ, ऊपर क्यों जा रही हो? मैंने धीरे से उनके कान में बोला, मैंने अंदर के कपड़े पहनने भूल गई हूँ, इसलिए ऊपर जा रही हूँ रूम में पहनने के लिए। सुदेश बोले, ठीक है तुम जाओ। मैं रूम में ऊपर आ गई। थोड़ी देर बाद मैं वापस नीचे आ रही थी और मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी कि मुझे मेरे पति की वजह से ये सब करना पड़ेगा, वो भी एक गैर मर्द के सामने। फिर मैं नीचे आ गई। रमाकांत जी और सुदेश नीचे सोफे पर ही बैठे थे। मैं नीचे आ चुकी थी। सुदेश ने मुझे आँखों से इशारा करते हुए पूछा, पहन लिया?
क्या मैंने भी आँखों में इशारा करके बता दिया। हाँ, पहन लिया। रमाकांत जी हमें ही देख रहे थे और बोले, क्या इशारेबाजी हो रही है आप दोनों के बीच में? मैंने बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही। रमाकांत जी बोले, ठीक है भाभी, आप अपना काम शुरू करो। रमाकांत जी मुझे ही देख रहे थे। मैंने अपनी दोनों आंखें नीचे झुका रखी थी। रमाकांत जी ने बोला, भाभी हमारे लिए पैक बनाइए। मैंने फिर से दोनों को पैक बनाकर दिए और दोनों ने अपना तीसरा पैक खत्म किया। रमाकांत जी सुदेश से बोले, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि भाभी ऐसे हमारे सामने इस हालत में खड़ी है। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी साड़ी दोबारा पहन ले, मगर इसके लिए तुम्हें खेलना होगा। अगर तुम जीत गए तो भाभी कपड़े पहन सकती हैं, और अगर तुम हार गए तो। सुदेश इस वक्त काफी नशे में हो चुका था। उनको बिल्कुल भी होश नहीं था। उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी, आंखें भारी हो चुकी थीं, गर्दन नीचे झुक चुकी थी। उनकी वो उसके लिए भी मान गए। मुझे बहुत गुस्सा आया। वो मुझे पराये मर्द के सामने बेइज्जत करने पर तुले हुए थे। खुद का होश नहीं था उन्हें, इसलिए अब एक पैग मैंने खुद भी पी लिया ताकि इस बेइज्जती को मैं सहन कर सकूं। सुदेश ने फिर से पत्ते बांटे और गेम शुरू हो गया। दोनों ने अपने अपने पत्ते उठाए और खेलना शुरू कर दिया। गेम चलता रहा और 1000 मिनट गेम चलने के बाद दोबारा से रमाकांत जी के पत्ते बन गए। वो बोले, फिर से मैं जीत गया। ये सुनकर मेरी सांसें ठंडी पड़ गई। रमाकांत जी हंसने लगे और बोले, भाभी अब दर्शन करवा भी दो। हमारी शादी को अभी सिर्फ 7 महीने ही हुए थे, इसलिए मैंने अपने दोनों हाथों में शादी का चूड़ा पहना हुआ था और मैंने गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था। मुझे अब रमाकांत जी के इरादे साफ नजर आ रहे थे। ये डील सिर्फ एक बहाना थी। असली वजह तो ये थी कि वो दोस्त की पत्नी को प्यार करना चाहते थे। सुदेश ने हार को बर्दाश्त करने के लिए एक और पैक बनाया और पी लिया। वो अब हद से ज्यादा टल्ली हो चुका था। इसी बात का फायदा रमाकांत ने उठाया और सुदेश को एक और बाजी खेलने को कहा। रमाकांत ने शर्त रखी कि अगर इस बार सुदेश जीता तो मैं कपड़े पहन लूंगी, और अगर रमाकांत जी जीते तो मुझे उनके साथ एक रात गुजारनी होगी। सुदेश को कुछ होश नहीं था। वो बस रमाकांत की हाँ में हाँ मिला रहा था। मैंने रमाकांत जी को समझाने की कोशिश की कि ऐसा मत कीजिए, पर वो बोले, भाभी आप डरिए मत। मुझे पक्का यकीन है कि इस बार सुदेश ही जीतेगा, और ये बोलकर वो हंसने लगे। रमाकांत जी ने इस बार पत्ते बांटे और गेम दोबारा से शुरू कर दिया। सुदेश ने नशे की हालत में पत्ते उठाए और खेलना शुरू किया। रमाकांत जी ने एक और पैक बनाकर सुदेश को दिया। मुझे समझ आ गया था कि वो सुदेश को बेहोश करना चाहते हैं। सुदेश ने अपना छठा पैक पिया और गेम शुरू किया। सुदेश उल्टी सीधी चल रहा था। मुझे अब डर लगने लगा था। मेरे पैर कांप रहे थे। खेलते खेलते सुदेश नशे में बेहोश हो गए। रमाकांत जी ने बोला, भाभी सुदेश बेहोश हो गया है, अब इस गेम को आप पूरा कीजिए। मैंने कहा, नहीं मुझे ज्यादा खेलना नहीं आता। तब रमाकांत जी बोले, ठीक है, फिर हम दोनों बिस्तर पर चलते हैं, मैं वहाँ सिखा दूंगा आपको। मैं रमाकांत जी का इशारा समझ गई थी कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने सुदेश से पत्ते दिए और उसी हालत में सोफे पर बैठ गई और अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए उस गेम को खेलने लगी। गेम लगभग खराब हो चुका था और खेलते खेलते रमाकांत जी के पत्ते फिर से बन गए और इस बार मैं हार गई। रमाकांत जी हंसने लगे जोर जोर से। मेरा चेहरा उतरा हुआ था। बिल्कुल मुझे पता चल गया था कि अब क्या होने वाला है, वो भी एक गैर मर्द के साथ। सुदेश बिल्कुल बेहोश पड़े हुए थे। रमाकांत जी उठकर मेरे पास आए। मेरी गर्दन नीचे झुकी हुई थी। रमाकांत जी बोले, चले हम दोनों अब बेडरूम में। भाभी जी मैंने बोला प्लीज,
ये खेल यहीं पर खत्म कर दीजिए। आप तब रमाकांत जी बोले, कुछ नहीं होगा, चलो ना तुम मेरे साथ ऊपर। रमाकांत मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेडरूम तक ले आए। हम दोनों मेरे बेडरूम में आ गए थे। हमारे बेडरूम में आते ही हमारा कुत्ता शेरू रमाकांत जी को देखकर भौंकने लगा। मैं शेरू के पास गई और शेरू को पुचकारते हुए उसे चुप करवाने लगी। रमाकांत जी भी शेरू के पास आ गए और उसके सर पर हाथ फेरकर उसके सर को सहलाने लगे। शेरू भी अब कुछ देर में रमाकांत जी से रूबरू हो चुका था। रमाकांत जी ने दरवाजा हल्का सा बंद कर दिया। रात के लगभग 11 बजने वाले थे। रमाकांत जी बोले, निशा तुम परेशान मत हो, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला। ये सिर्फ तुम्हारे पति को सबक सिखाने के लिए किया गया था। उसे खुद पर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है और घमंड भी। मैं बस यही तोड़ना चाहता था, इसलिए बस ये सब नाटक किया। मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं है। उनकी ये बात सुनकर मैं दंग रह गई कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। एक जवान औरत खड़ी है उसके सामने, वो भी इस हालत में, और वो कुछ नहीं करना चाहता। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। रमाकांत जी ने मुझसे बोला, तुम अब आराम करो निशा, मैं अब चलता हूँ। वो मुड़कर जाने लगे। वो गेट के पास पहुँचे ही थे कि मुझे न जाने क्या हुआ। मैं भागी और उनके गले लग गई। अब मैं खुद चाह रही थी कि रमाकांत जी मुझे प्यार करें। रमाकांत जी बोले, निशा ये सब क्या है? ये गलत है, मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता। मैं रमाकांत जी से बोली, गलत मेरे साथ तब हो रहा था जब मुझे मेरे पति ने दाव पर लगाया था और आप भी उसमें शामिल थे, मगर इस वक्त मैं खुद चाहती हूँ कि आप मुझे प्यार करें। रही बात गलत सही की, तो हम दोनों ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ये बात हम दोनों के बीच ही रहेंगी। आप एक मर्द हो और मैं एक औरत। एक दूसरे की जरूरत को पूरा करना हमारा फर्ज है। रमाकांत जी मुस्कराए। मैं समझ गई कि अब प्यार के लिए मुझे तैयार होना होगा। उस रात मैंने रमाकांत जी के साथ मिलकर अपने दिल की सारी हसरतें पूरी की थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है? इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।